वेलकम टू लाइट मोड। हियर आवर टारगेट इज़ टू लेवरेज योर टाइम। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 80 प्लस स्कोर किया जाए। अब जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, तो यह इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स के लिए, मेनली आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव है, बट वहाँ पे केवल एसे और लेटर होता है, रिपोर्ट, प्रेसिज और कॉम्प्रिहेंशन देखने को नहीं मिलता है। और यह जो वीडियो है यह स्पेसिफिक है एसे के लिए। तो आपको कैसे एसे में स्कोर करना है, क्योंकि अगर आपको 80 चाहिए तो आपको 100 में 40 नंबर तो एसे ही होता है। तो एसे में जब तक आप नहीं ला रहे हो बढ़िया स्कोर, 40 में कम से कम 30-35, तब तक आप 80 नहीं ला पाओगे। और यह जो नाबार्ड का पेपर है उसमें आईटी, फिनेंस और सीए, इसके अलावा जर्नलिस्ट, सब के लिए यह पेपर कॉमन है डिस्क्रिप्टिव का। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन सब के लिए। तो आप आखिर तक ध्यान से देखें। और ये 4 चीज़ें होती है डिस्क्रिप्टिव में मेनली: एसे, प्रेसिज, रिपोर्ट, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन। अब एक चीज़ स्विच हो सकता है रिपोर्ट की जगह पैराग्राफ आ जाए, बट मोटा मोटा यही होता है अक्रॉस द एग्ज़ाम्स। और मैं यहाँ पे एक स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ आपको। नाबार्ड का स्कोर कार्ड है ये। इंटरव्यू में 25 में 19 नंबर आए हैं, अराउंड 80%। और टोटल जो स्कोर है इनका 131 है, बट इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 150 प्लस स्कोर करने के बाद भी इनका 3 नंबर से रह गया। रीज़न ये है कि इनका डिस्क्रिप्टिव में जो स्कोर था वह कम था। 80 अगर इनका होता या सिलेक्शन हो चुका होता है इनका। तो डिस्क्रिप्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एआरडी में आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो, ये अच्छा है एआरडी प्लस ईएसआई में। और आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी में भी 70 प्लस स्कोर करना ईएसआई में काफ़ी मुश्किल होता है। फिनेंस मैनेजमेंट में आप 90 कर सकते हो स्कोर। तो डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई में भी जो कट ऑफ है वो 300 में आजकल 210, 220 जाने लगा है। तो डिस्क्रिप्टिव का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यह जो कोर्स है अभी हम लॉन्च कर रहे हैं केवल 100 बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे हम बहुत ज़्यादा बच्चों के पेपर बहुत ही कंसिडरेबल तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमने लिमिटेड रखा है और केवल 100 बच्चों के लिए है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। आगे बढ़ते हैं। वाई शुड आई फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव पे मैं क्यों फोकस करूं। तो पीछे जो मैंने रीज़न दिखाया वो तो रीज़न है ही। अब इसको डिटेल में ज़रा बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि यह 2 पेपर जो भी आपका है मेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको लाइटली ले लेते हैं, पूरा बढ़िया से ईएसआई, एफओएम, एआरडी पढ़ते हैं, बट जब बात आती है डिस्क्रिप्टिव की तो बस फॉर्मेट देख के चले जाते हैं एग्ज़ाम में। और जब स्कोर आता है तो पता लगता है 100 में 40, 50, 60 नंबर आए। तो लाइटली लेना जो है वह बहुत ही गलत है, और यही कारण है कि आप अपने पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बच्चे हैं वह सीरियस नहीं होते हैं इसके लिए, जबकि वेटेज जो है इक्वल है। 100 नंबर का अगर ईएसआई, एआरडी है या एफओएम है तो 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। तो जब वेटेज बराबर है तो सीरियसनेस भी आप बराबर दो ना, क्यों आप इसको सीरियस नहीं होते हो इसको लेकर। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्या चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है यहाँ पे। आगे अगर बात करें तो 40 नंबर जो है 100 नंबर में एसे का होता है। और जैसे डिस्क्रिप्टिव इम्पॉर्टेंट है मेंस में, उसी तरह डिस्क्रिप्टिव में एसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप तैयार रहो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि एसे को कैसे बढ़िया लिखना है। और वर्ड काउंट जो होता है देखो 250 से लेके 400 होता है, किसी में 200 भी होता है, 300 भी होता है, 250, 400 वर्ड होता है। अगर आप 200-250 वर्ड लिख पा रहे हो तो आप 400 भी लिख पाओगे। और 20-25 लाइन होंगे, और 20-25 लाइन्स लिखने के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं टोटल डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो आप मान लो कि 40% स्कोर करना है आपको, 40% एसे के लिए है, तो आप मान सकते हो कि 36 मिनट, तो 35 से 40 मिनट आप दे सकते हो एसे को, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर 35-40 मिनट में आप आराम से 250-300 वर्ड लिख सकते हो। बट हाँ, टाइपिंग स्पीड आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम नील है आपकी टाइपिंग स्पीड। और राइटिंग जो गुड ऐसे है वह आसान है, बट आपका अप्रोच बढ़िया होना चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस यहाँ पे की है, ठीक है।
तो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, अप्रोच सही नहीं रखोगे, तो हो सकता है आपका एसे जो है वो ख़राब हो जाए और आप 40 में 35 की जगह 15-20 स्कोर करके आओ। पहले समझते हैं कि एसे होता क्या है। तो स्कूल्स में सबने निबंध या एसे लिखा होगा, बचपन में गाय पे लिखते थे, उसके बाद हमने बड़ी चीज़ों पे लिखना शुरू किया, भारत की अर्थव्यवस्था वगैरह, और आज इस मुकाम पे सब पहुँचे हो कि आप वीडियो देख रहे हो एक एसे का, और इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपको ये जॉब दिलाने वाली है। तो यह एक डेफिनेशन है एम.एच. अब्राहम का। Any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view or persuade us to accept a thesis on any subject। तो यह एक शॉर्ट डेफिनेशन है कि आपको शॉर्ट में डिस्कस करना है उस मैटर को, एक छोटा कंपोजिशन रख के, और सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है और उसे परसुएड करना है अपनी जो थेसिस है उसको एक्सेप्ट कराने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अब बच्चे को मतलब ही नहीं है इससे, हमें केवल ये बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, नंबर कैसे आएगा। तो देखो, बच्चों को तो नंबर से मतलब है कि 80 नंबर कैसे आएगा ये बता दो सर, बस बाकी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड और शेक्सपियर आप रहने दो। तो ठीक है, ऐसे ही चलते हैं, यही अप्रोच रखते हैं। तो बात करते हैं कि एस्पिरेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको क्लोजली देखना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करना है जो भी एग्ज़ाम में दिया गया है, और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जामिनर द्वारा कि आप क्लोजली उसी सब्जेक्ट से स्टिक करोगे और एक ऑर्डरली अरेंज करोगे अपने आइडियाज़ को। और जो की है वो है इफ़ेक्टिव। आपका इससे इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। इफ़ेक्टिव आप समझ रहे हो, आपको डेटा कोट करना है और चीज़ें जो है आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। कंसाइज मतलब जितना वर्ड बोला गया है उतना ही, 250 बोला गया है तो 245 नहीं, 255 नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहा है, तो आपको उतना ही रखना है जितना बोला है एग्जामिनर ने। और कंसाइज का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप भावनाओं में बह के उल जलुल चीज़ें मत लिखने लग जाओ, टॉपिक को सेंटर में रख के उसके आसपास आप प्ले करो। कोहेरेंट का मतलब है कि आपको कनेक्टिविटी रखनी है। कनेक्टिविटी आपको इन द सेंस आपके, अगर आप चैलेंजेस बता रहे हो तो जो सॉल्यूशंस है उसी चैलेंजेस के होने चाहिए, तभी वो कोहेरेंट होगा, और सारे पैराग्राफ्स इंटर रिलेटेड होने चाहिए। और जो आप एंड भी करोगे उसको एक साइक्लिक रखोगे, जैसे अगर आपने कोई बताया है बॉडी में कुछ, तो उसको आप को रिलेट कर दोगे स्टार्टिंग से, तो इससे जो है आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा honestly it is expected that everybody has idea to write an essay, but everybody doesn't know how to write a good essay। तो इसी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, और in this article you will get a brief training about how to arrange your information in such a way that you can get maximum marks। Examiner is clear what is he demanding from aspirant, and aspirant must have to focus on this word। instructions पे ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लोजली। तो आपका जो टॉपिक है उससे आपको स्टिक करना है, ठीक है। आप कुछ कोट कर सकते हो, एनेक्डोट डाल सकते हो, और कुछ भी आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको टॉपिक से क्लोजली स्टिक रहना है, उससे इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। कहानी नहीं सुनानी है कुछ, क्योंकि 20-25 लाइन मिल रहे हैं, उसमें आपने 2-4 लाइन ख़राब कर दी है तो हो गया काम तमाम। अरेंज फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो अगर आप कुछ मेंशन कर रहे हो तो उसको अरेंज करना है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड हो काफ़ी। इसके अलावा ऑर्डर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक सीक्वेंस आपको फॉलो ज़रूर करनी है। सीक्वेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। हैफ हैजेड ऐसे जो है, जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है वो नंबर नहीं मिलेगा फिर आपको ज़्यादा। कंसाइज होना चाहिए, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है और जो एक्सप्रेशन है वो झलकना चाहिए वर्ड्स में। इफेक्टिवनेस जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव का मतलब है कि क्यूरियोसिटी आए, रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। फ्लावरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ मत करो आप, फुहरता भरा। इसके बाद जो कोहेरेंस है, कोहेरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, बट इन द एसे वन मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू चेक दैट all individual sentences in the essay are making sense. Also, paragraphs as a whole must convey a clear and well thought out exposition on the theme of the essay। तो coherence जो है आपको maintain करना है, और जो connectivity है sentences के बीच में, paragraphs के बीच में conjunction use करके वो बिल्कुल करना है। आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, moreover, however, although, और conjunctions यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको लगता है कि यूज़ हो सकता है, वहाँ पे आप कोहेरेंस दिखाओ।
अब व्हाट टू डू बिफोर राइटिंग। तो देखो, राइटिंग के पहले मैं तो आपको कहूँगा पहले टाइपिंग की स्पीड आप अपनी अच्छी कर लो, मॉडरेट तो अच्छी, मॉडरेट टू हाई होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप अपने घर पे जो है वो स्ट्रक्चरिंग की और प्रैक्टिसिंग की आदत अभी से डालनी शुरू कर दो। हमारा जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको 4 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देंगे और 8 ESI ARD के मॉक्स है। तो आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी चेक कर सकते हो और हम लोग जो है आपको इवेलुएट करके ओवर द कॉल एंड मेल वी विल गाइड वेयर यू आर लैकिंग। अगर आपके 100 में 40 नंबर आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप आखिरी टेस्ट लिखो डिस्क्रिप्टिव का तो आपका स्कोर 70-80 टच करने लगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। और प्लान क्या होना चाहिए ऐसे का, देखो एक गुड ऐसे नीड्स प्लानिंग। तो पहला तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्हाट द ऐसे इज़ गोइंग टू बी अबाउट इन वेरी क्लियर टर्म्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए पहले ही। उसके बाद आउटलाइन जो है पहले ही आप लिख लो, जैसे आपको दिखा कि ठीक है ये टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आप पहले ही सोच लो कि ये पॉइंट्स तो मुझे कवर करने ही हैं। अब उसको आप कैसे जॉट डाउन कर रहे हो, कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, एक आउटलाइन जल्दी से आप 1-2 मिनट खर्च करके, क्योंकि देखो होता क्या है, दिक्कत यह है कि सब सीधा कूद जाते हैं लड़ाई में। अब काफ़ी फेमस यह एक कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि अगर आपको पेड़ काटने को मिलता है तो आप अपना 80% टाइम जो है खर्च करो अपने कुल्हाड़ी को शार्पन करने में। तो यहाँ भी आपको यही करना है। अगर आपको मिल रहा है 35-40 मिनट तो आप 2-4 मिनट तो लगा सकते हो ना आउटलाइन करने में पॉइंट्स, और जो आपके आइडियाज़ है उसको जॉट डाउन करने में। फिर उसको आप जोड़ते रहो कोहेरेंस, इफेक्टिवनेस और कंसाइजनेस के अलावा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉपिक को डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तो आप WWWHW मतलब क्वाड्रपल WHW को फॉलो करना है। लाइक हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन। अब आप सोच रहे हो ये क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब बात करते हैं एक 2019 नाबार्ड के टॉपिक की, जो है डबलिंग द फार्मर्स इनकम ऑफ इंडिया। तो हु में क्या है, किसका इनकम डबल हो रहा है, फार्मर्स का। व्हाट, डबल हो रहा है इनकम। ठीक है, वाई, बिकॉज 16% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, बट 50% लोगों को अभी भी एम्प्लॉय करता है और पहले ये आंकड़ा 70% हुआ करता था। वेयर, रूरल इंडिया में। हाउ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू जो इनपुट कॉस्ट है उस पर सब्सिडी दे के, प्रॉपर APMC लगा के, इन सब चीज़ों से। तो हाउ, व्हेन, 2022 तक। नीति आयोग का यह एक रिपोर्ट है कि 2022 तक हमें इनकम डबल करना है। अभी कोरोना आ गया है तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा गॉड नोज, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड दे आर ऑन देयर टोज टू हेल्प द बेटर हाफ ऑफ इंडिया। अब एक एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल थीम इस टॉपिक का क्या है। डबलिंग फार्मर इनकम, नहीं, यह नहीं है सेंट्रल थीम। टाइमलाइन 2020, नहीं, ये भी नहीं है। तो आप देखोगे जो इसका थीम है वो है अ ड्रीम और रियलिटी। तो क्या ये ड्रीम है या रियलिटी है, क्या ये पॉसिबल है, तो इस पे पूछा गया है ये सवाल। तो आपको थीम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसी थीम के अकॉर्डिंग जो है स्कोर मिलेगा और इसी को पकड़ के आपको आंसर भी लिखना है। और पिछले 3 साल से इस टॉपिक को घुमा घुमा के नाबार्ड पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक है जो कि रीफाइनेंस का काम करती है। तो अब आगे देखते हैं कि एक एस्पिरेंट को जो है डबलिंग इनकम में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि आप बॉडी लिख लोगे कोट डाल के या किसी आसपास के इलाके के किसी किसान की प्रॉब्लम बता के, बट उसके बाद आपको ऑब्स्टेकल जो है जो आ सकता है वो आपको लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको सेंट्रल टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। अगर कुछ आइडियाज़ याद आ रहे हैं जिससे आप सप्लीमेंट कर सकते हो सेंट्रल आइडिया को, तो वो ज़रूर करो आप। इसके अलावा पूरा बायोडेटा नहीं देना है, रमेश चंद्र ने क्या बोला, नीति आयोग ने क्या क्या इस पर कर रखा है, नहीं, वो नहीं पूछा जा रहा है। आपको बताना है बस, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं, और लास्ट में कंक्लूड करना है एक बढ़िया बैलेंस्ड अप्रोच से। तो दूसरा जो सेंट्रल थीम आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है सेंट्रल थीम जो है ये है, रियलिटी है या नहीं है। उसके बाद आप मूव करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे आप सारे आइडियाज़ लाते हो, इसको जॉट डाउन करते हो, अगर पॉसिबल है तो आपको एक
पेपर पे इसको लिख लेना चाहिए 5-10 पॉइंट, जिसको कि आप यूज़ करोगे कोहेरेंटली। ठीक है, आप इसके लिए ज़रूर 2 मिनट तो ज़रूर खर्च करो। और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो आपके न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, और जितने भी डेटा आपने पढ़े हैं, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड से हो, लाइव मिंट से हो, द हिंदू से हो, लाइट मोड से हो, या फिर हमारे कोर्स से हो, तो आपके वो सारे मैसेजेस जो है वो न्यूरॉन्स तक पहुँचने लग जाते हैं। और जब वो न्यूरॉन्स तक पहुँचेंगे तभी वो आपके न्यूरॉन्स से आपके हथेलियों तक पहुँचेंगे, और फिर कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर, और मॉनिटर के थ्रू सॉफ्टवेयर के पास, और सॉफ्टवेयर से फिर से रिजल्ट के बाद क्या, जॉब। ठीक है, ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक गाइड है छोटा सा। स्टार्ट विद फोकस, पहले तो फोकस करो सेंट्रल थीम पे, टॉपिक को लिमिट करो। ठीक है, टॉपिक पे ही एकदम रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। पूछा जा रहा है फार्मर के बारे में तो विजय माल्या, नीरव मोदी पे मत चले जाना, मेहुल चौकसी पे। और आपका जो रिस्ट्रिक्शन है और एक्सपेक्टेशन है, टाइमर्स एग्जामिनर का जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर आपको खरा उतरना है, वर्ड्स और टाइम का रिस्पेक्ट करना है। कॉज और इफेक्ट, कॉजेज़ और जो फैक्टर्स है और इम्पैक्ट है, इसको आप ज़रूर रखो। इसको आप प्रोस कॉन्स भी बोल सकते हो, चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस बोल सकते हो। डिफाइन द वेरियस इशूज़ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड आइडियाज़, एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ डबलिंग ऑफ फार्मर में कि हाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेबर नहीं मिल रहे हैं आजकल, तो आप इसको तुरंत मनरेगा से रिलेट कर सकते हो कि हाँ अगर मनरेगा की जॉब को मैं एग्रीकल्चर में डालूँ, मतलब सरकार जो है मनरेगा के लोगों को बोले कि हाँ आप लोग खेतों में काम करो, और सरकार जो है किसान को पैसा देगी, तो सोचो कितना बढ़िया हो सकता है। तो ऐसे आइडियाज़ आप जब डालोगे तो आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा, और यूपीएससी में डाल दोगे तब तो बन गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डूइंग दिस इज़ की टू सक्सेस इन द एंटायर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ज़रूर फॉलो करो आप, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितनी चीज़ें आप सीख रहे हो इसको आप रियल टाइम में हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में दे सकते हो। इवैल्यूएट करेगी हमारी टीम, आपको मेल पे, कॉल पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है कोई बात नहीं, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, और आपको आराम से 3-4 हफ्ते में स्कोर इम्प्रूव करा के दिखाएंगे हम लोग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, तो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि इकोनॉमी इज़ इन कॉन्ट्रैक्शन मूड, सेविंग जो है वो नीचे जा रही है, तो एग्रीकल्चर का जो डिमांड है, परचेजिंग पावर कम हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है बैंक्स का। इसके बाद प्रोक्योरमेंट जो है स्टेट लेवल पे अच्छा नहीं हो पाता है, बैंक लोन का जो रीपेमेंट है वो आसान नहीं है, गवर्नमेंट जो है वह कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिखा रही है प्रोक्योरमेंट के लिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अगर इनपुट सब्सिडी पे कुछ करे और इनपुट सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड कर दे और एमएसपी बढ़ा दे तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा गोवर्धन और कुसुम स्कीम्स है तो इसे भी हम कोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक तरह से मोटा मोटा देख सकते हो कि चीज़ों को आउटलाइन किया गया है और इसको कनेक्ट करके आप एक बढ़िया ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे ही फर्दर मटेरियल्स हम आपको अपने पेड कोर्स में भी देंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स है उस पर आपको फर्दर मटेरियल भी मिलेगा। अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही नहीं है, अगर वही टॉपिक आ गया तो कोई अलग टॉपिक आया तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, थोड़ा तो मेहनत करना होगा जब जॉब पानी है 70-80 हज़ार इन हैंड वाली। तो दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज़ ओनली अ प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको मैंने जो पीछे दिखाया यह ब्रेनस्टॉर्मिंग था सिंपल, और जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो आप 1 महीने तक करोगे वही आपको हेल्प करेगा कंफर्ट जोन से उस डेड जोन में ले जाने की, जिस जोन में आप स्कोर करोगे। ठीक है, डेड जोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम वाला दिन होता है वो डेड जोन ही होता है, तो आपको उस दिन अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट कब दे पाओगे आप, जब आप इस 1 मंथ का बढ़िया इस्तेमाल करोगे और ड्राफ्ट करोगे एसे को जो कि अप्रिसिएबल हो, स्कोरिंग हो। अच्छा ऐसे नहीं लिखना है, स्कोरिंग ऐसे लिखना है। अच्छे और स्कोरिंग में डिफरेंस है। तो पेसल एनालिसिस की बात करते हैं अब कि पेसल एनालिसिस क्या चीज़ है, जिससे कि आप अब कंटेंट लिखोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपको कंटेंट लिखना है। तो देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट एनालिसिस, यह हो गया पूरा आपका 6 स्टेप। तो आप इसमें कवर कर सकते हो जो भी चीज़ आप कवर करना चाहो। पॉलिटिकल भी आप लिख सकते हो, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल में आप यूज़ कर सकते हो जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में। फिर लीगल क्या चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। तो ये मुझे लगता है आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझे हो तो आप कमेंट करो, इस एनालिसिस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सीक्वेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे को लिखने से पहले आप इसके आउटलाइन को ज़रूर बिल्कुल लिखो, वो बहुत ही ज़रूरी है। और
Outlining the essay in rough helps us grasp the entirety of the essay before actually writing it. It helps us get the big picture and also see what we could be missing. It's said that once we can figure out the conclusion to our essay, it becomes much easier to not only begin but finish with confidence. तो आप समझ रहे हो, बिग पिक्चर जो है आप तभी देख पाओगे जब आप आउटलाइन लिखोगे और चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, और जब आप आउटलाइन लिख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इसको फिनिश कैसे करना है। तो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ऐसे ओवरलैप करो, ये जो मैंने आपको वेन डायग्राम दिखाया है। और इंट्रोडक्शन जो है आपको ऐसा लिखना है कि जो रीडर्स का इंटरेस्ट है उसको अराउज करे, क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करे। और एक बढ़िया इंट्रोडक्शन वही है जिसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ कोट या एनेक्डोट्स जो है वो डाल सकते हो। और कंफ्यूजिंग और क्लैरिटी के बिना कोई इंट्रोडक्शन आप मत लिखो, और कोई भी डाउट हो तो आप इंट्रोडक्शन को छोटा ही रखो। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे आप छोटा रखो, 25 से 30 वर्ड का रखो, 25 वर्ड का, 2-3 लाइन का, लेकिन वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं। पहले ही आपका हिट विकेट हो गए तब तो हो गया, सॉफ्टवेयर पहले ही समझ जाएगा कि अरे यार इसको तो हटाओ। तो इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। टॉपिक तक रेस्ट्रिक्ट रखो आप खुद को। वर्ड लिमिट जो है वो 250 वर्ड अगर है या 400 वर्ड है उसको आप फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट करो। और इंट्रो जो है वो 25-30 वर्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आप कोट, फ्रेज, डेफिनेशन, टॉपिक, स्टोरी से लिख सकते हो। RBI नाबार्ड में जो है वर्ड लिमिट बहुत शॉर्ट होता है तो आप स्टोरी वगैरह नहीं डाल पाओगे, तो कोशिश करो आप कि स्मार्टली इसको करो। UPSC में चल जाता है ये सब। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ख्याल रखनी है। बॉडी पे आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। बॉडी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस है उस टॉपिक का, तो इसको आप 175 से 180 वर्ड दे सकते हो इजीली। और यहाँ पे जो मेथड फॉलो करेंगे वो है FREQOES। तो आप इसमें फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स कोट कर सकते हो, रीज़न क्या है, एग्जांपल्स दे सकते हो, कोट, ओपिनियन, एक्सपीरियंस और सेंसेस, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, ये सब कुछ आप दे सकते हो। इस मेथड पे भी आपको एक अलग से वीडियो चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। कंक्लूजन पे आते हैं। तो जो कंक्लूजन का पर्पज़ होता है वो होता है कि एसे को एक स्मूथ एंड देना। और आपने जो डिस्कस किया है ऊपर इंट्रो और बॉडी में प्रोस कॉन्स जो आपने बताए हैं, तो उसके बाद आपका क्या कहना है, मतलब इस पर आपका माइंडसेट क्या है। तो आपको यहाँ पे 2-3 अप्रोच होते हैं। एक तो आप या तो समराइज़ कर दो, या कोर्स ऑफ एक्शन बता दो कुछ, या एक कोई पर्सनल कमेंट डाल दो, या एक रेलिवेंट एनेक्डोट डाल सकते हो। और सबसे बढ़िया है कि साइक्लिक रिटर्न। साइक्लिक रिटर्न का मतलब यह है कि आपने जो अगर इंट्रो में बताया है या बॉडी के शुरू के पैराग्राफ में बताया है, अगर उसको आप कंक्लूजन से कनेक्ट कर देते हो तो ये सबसे बढ़िया है। जैसे अगर आपने कॉमिकस्तान 2 देखा है तो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है वहाँ पे, तो विश्व कल्याण रथ जो है बढ़िया कॉमेडियन है, तो उन्होंने ये साइक्लिक रिटर्न बताया है कि अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपना कॉमेडी जोक तो आप एक साइक्लिक रिटर्न डालो। ठीक है, अब मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा आपको कि मैं इस वीडियो के थ्रू भी साइक्लिक रिटर्न कैसे ला रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगला पॉइंट है कि पॉजिटिव आउटलुक। एकदम निराशावादी नहीं होना है कि नहीं हो ही नहीं सकता है यार, ये बेकार है किसान देश के, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव आउटलुक रखना है। किसान जो है देश को अन्न देते हैं, इनका इनकम बढ़ना चाहिए, इनका इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर रूरल बढ़ेगा, जब रूरल बढ़ेगा तो FMCG का डिमांड होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब जनरेट होगी, GDP अच्छा होगा, GDP अच्छा होगा, मार्केट आउटलुक अच्छा होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, FDI FP आएगा। तो एक तरह से हमें पॉजिटिव आउटलुक दिखाना है। ठीक है, आपको मन नहीं है तो भी दिखाना है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको नेगेटिव आउटलुक दिखाना है तो आप चर्चा करने आ जाओ, लाइट मोड को आप मेल डालो, वहाँ पे चर्चा कर लेंगे नेगेटिविटी पे, बट एग्जाम में आपको पॉजिटिव रहना है और क्लियर और कंसाइज रहना है एकदम। तो कंक्लूजन जो है ये सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन में रखनी है। इसके बाद आप रिवीजन करो। जैसे ही आप 35 मिनट दे रहे हो ऐसे के लिए, 30 मिनट में आप ऐसे को लिखो, 5 मिनट डाल दो आप रिवीजन के लिए। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो पूरा स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए, इसको आप ज़रूर क्रॉस चेक करो। 3 से 5 नंबर आप बढ़ा सकते हो अपने। और जो भी आप वर्ड्स छूट गए हैं, कहीं पे लगता है कोई हार्ड वर्ड यूज़ हो गया, उसकी जगह सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो आप वहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ करो। हाँ, नए आइडियाज़ और सेंटेंसेस इंसर्ट करने को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे आप सब कुछ गुड़ गोबर कर दोगे, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अगर क्रिटिकल है कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप उसको डालो, नहीं तो कोई नया सेंटेंस, कोई नया कुछ छेड़छाड़ करने मत जाओ, नहीं तो ले डूबोगे आप। अब डूज और डोंट्स की बात करते हैं। तो इंट्रो देखो 25 से 30 वर्ड में होना चाहिए, बॉडी 175 से 200 वर्ड तक आप डाल सकते हो, कंक्लूजन भी अगेन 25 से 30 वर्ड में होना चाहिए।
तो 25, 175, 25, 250 वर्ड हो गए। अब जो वर्ड है मैं तो कहूँगा कि एकदम 250 ही रखो, आप 251 भी नहीं रखो, 249 भी मत रखो। और ये आप कर सकते हो, प्रैक्टिस आप यहाँ पे भी जो करोगे वहाँ पे आप ये कर सकते हो। फिर भी अगर आप एक आध वर्ड ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, बट नहीं 5-10 वर्ड आप ज़्यादा लिख दोगे दिक्कत है। तो मैं तो कहूँगा कि 250 वर्ड है तो 250 ही होना चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करो राइट करना, और जो यहाँ पे शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। आई एम और ये जितनी चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर लिखना है। और आई एम एन इडियट आप यहाँ देख रहे हो, ये 4 वर्ड है, ये 2 वर्ड नहीं है। आई इडियट केवल एक वर्ड नहीं है, ये चारों 4 वर्ड है। और आपको फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना है। जैसे आप देख सकते हो इस सेंटेंस में मैंने फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस दिया है, तो इसी तरह आपको फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना है। जैसे आप फुल स्टॉप लिखते हो, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन लिखना है, कॉमा के बाद एक स्पेस होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप आओ हमारे कोर्स में, आपको सिखाएंगे। और ग्रामरली का एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे तो इस पीपीटी को बनाते वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे F7 प्रेस किया, F7 ने स्पेलिंग चेक कर दिया, ग्रामर चेक हो जाता है। बट वहाँ पर नहीं होता है भैया कोई F7। तो भाइयों एवं बहनों, आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ के लिए और पहले से तैयार रहना होगा। उसके बाद भारी भरकम वर्ड यूज़ ना करें। जैसे यहाँ पे रेजू फेरन RIT, ये शशि थरूर के ट्विटर से लिया गया वर्ड है, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करो। सॉफ्टवेयर पागल हुआ तो आपको फेल कर देगा। आपको नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं और कुछ उसमें नहीं जाना है, हिंदी वर्ड्स कुछ टाइप नहीं करने हैं। और आपको किसी जो काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स है वो यूज़ नहीं करना है। कैपिटल स्मॉल लेटर का स्मार्ट यूज़ करना है, पहला लेटर कैपिटल रखो, ये सब स्मॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर पे आप टाइप कर रहे हो तो आपको हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखो। आप वर्ड्स के बीच में एक का स्पेस दे रहे हो तो एक ही दो, ऐसा नहीं कि 4 स्पेस दे दिया कहीं पे। और फुल स्टॉप और कॉमा वाली बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब फुल फॉर्म अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे फसल बीमा योजना यूज़ हुआ है, तो एक बार आप इसको PMF BY पहले ही मत लिख दो। पहले फुल फॉर्म लिखो, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फिर आगे उसको कोट करते रहो, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता है कि क्या है। आप यहाँ पे लिख सकते हो PMKMB। अब जो ट्विटर चलाते हैं उनको पता है मतलब PMKMB का, बट सॉफ्टवेयर को नहीं पता है, तो वो तो कर देगा आपके साथ फिर वही। ठीक है, तो सतर्क रहो, आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ जो है उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर को बीट करना क्या मुश्किल है क्या? नहीं, आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर को बीट। कैसे? पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बट फोकस आप ये जरूर रखो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करो। आप शशि थरूर नहीं हो, ना ही आप अरविंद पनगरिया और रघुराम राजन हो, तो आपको सिंपल वर्ड यूज़ करना है बच्चे की तरह। और जो बच्चे जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिनका स्कोर अच्छा नहीं आता है, ऐसा नहीं उनके पास नॉलेज कम है, प्री क्लियर कर चुके हो आप, आपके पास नॉलेज है। नॉलेज आपको किसकी नहीं है? मैनेजमेंट की। प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसकी आपको नॉलेज नहीं है, और इस कारण आप जो है स्कोर नहीं कर पाते हो बढ़िया। तो ये अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी अच्छी है प्रेजेंटेशन, आप कर सकते हो, बढ़िया ऐसे लिख सकते हो, तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट एग्जाम में जाओ। बट अगर आपको लगता है आप लैग कर रहे हो, पीछे के एग्जाम से आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो डू सब्सक्राइब बस। आगे बढ़ते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर को रिप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन एनी टॉपिक, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर टू मैनेज द रूल ऑफ द गेम। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम सोच रहे हो कि लाइट मॉक्स के लिए क्यों ऑप्ट करें, लेवरेज योर टाइम, लाइट मॉक्स। तो देखो, आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव को लाइटली ले लेते हो और इस कारण आपका स्कोर आता नहीं है। स्कोर आता नहीं है तो रिजल्ट वाले दिन मम्मी पापा से आप बचते फिरते हो, रिलेटिव फिर से आपको तंग करेंगे। तो आप लाइटली मतलब डिस्क्रिप्टिव को बढ़िया से तैयारी करो, गिव योर बेस्ट, लिव द रेस्ट ऑन द गॉड। इसके बाद सीरियसनेस आप नहीं दिखाते हो सेम जैसा ESI ARD में दिखाते हो। तो ESI तो इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, विजन IAS, कुरुक्षेत्र योजना, मतलब जहाँ जो मिल जाए उससे पढ़ डालते हो। बट डिस्क्रिप्टिव में वही जुनून क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि नंबर तो उतना ही है, 100 नंबर का है, नेगेटिव भी नहीं है डिस्क्रिप्टिव में, तो जुनून कहाँ चला जाता है ना? तो आपको जो है सीरियसनेस दिखानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यूज़ कर लिया सेम साइक्लिक रिटर्न।
जिसने ध्यान से नोटिस किया होगा आप समझ पाओगे कि यहाँ पे मैंने साइक्लिक रिटर्न यूज़ कर लिया और यही आपको एसे में यूज़ करना है, साइक्लिक रिटर्न। जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो रिकॉल करना है, दैट विल बूस्ट योर स्कोर। अगला रीज़न है कि देखो हमारा जो फोकस होता है क्वालिटी पे होता है, कभी भी क्वांटिटी पे नहीं। तो आपको 10 डिस्क्रिप्टिव के मॉक दे सकते थे, बट नहीं, अगर आपके 3-4 से भी इंप्रूव हो जा रहे हैं तो वी विल गो फॉर दैट। और आप चेक भी कर सकते हो हमारा इंटरनेट पे रिव्यू, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि हमारा हमेशा से फोकस क्वालिटी पे रहा है, क्योंकि हमारा ये कभी भी टारगेट नहीं है कि आप अगले साल जॉब लो, इसी साल जॉब लो और ख़त्म करो कहानी। 2 लाख से 2000 में आप अभी बैठे हुए हो, 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 2000 लोग मेंस लिख रहे हैं और अगले इंटरव्यू के बाद 150 लोग होंगे। तो अगर आपको उस 150 में पहुंचना है 154 में, तो आपको डेफिनेटली कुछ अलग करना होगा, ये आपको पता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी ओवर द मेल एज वेल एज कॉल, और जो लोग होंगे वो आरबीआई नाबार्ड जैसे एग्जाम्स में हाई स्कोरर हैं, 80+ स्कोर आ रखे हैं डिस्क्रिप्टिव में, यूपीएससी में भी मेंस लिख चुके हैं वो, तो ये लोग आपको गाइड करेंगे ओवर द कॉल। आपका जो स्कोर है 45 से 85 नंबर भी इम्प्रूव हो सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो अगर आपको चाहिए अच्छा स्कोर तो डू जॉइन अस। अगर आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना है तो देखो, एक मीडियम पिज़्ज़ा जो है वो आता है कितने का, 600-700 रुपये का। तो हमारा भी जो कॉस्ट है इतना ही है, कोई हम 3500 रुपये का 2 मॉक नहीं दे रहे हैं, और हमारा टारगेट किसी को करना नहीं है, यह जो है मतलब लूट है कि 4000-5000 रुपये में 2 मॉक दें हम। तो हमारा जो टारगेट है वह जो है एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको अपना नॉलेज टेस्ट करने का एक चांस देना है, इवैल्यूएशन का चांस देना है। लंबा इंतजार क्यों करना चाहते हो? अगर इस बार फेल कर गए तो 1 साल इंतजार करोगे, हो सकता है 2 साल भी हो, क्या पता अगले साल नाबार्ड की वैकेंसी आए ही ना। तो अगर आपको वेट को कम करना है तो इसी साल लेके ख़त्म करो ना, झमेला ख़त्म करो। और यह जो आपको डिस्क्रिप्टिव मिल रहा है ये आरबीआई से भी पीएफआरडीए के लिए भी एक प्रैक्टिस मैच की तरह होगा। जैसे इंडिया जो है वो जाती है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो क्या करती है, प्रैक्टिस मैच खेलती है। नहीं खेलती है तो क्या होता है, सीधा स्विंग बॉलिंग जो आती है एंडरसन की और मिशेल स्टार्क की, तो उस पर आउट हो जाते हैं हमारे सारे धुरंधर। तो आपको ये नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, और जो प्रैक्टिस टेस्ट है आपका वो है लाइट मॉक। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद आप आरबीआई से भी पीएफआरडीए में धुआंधार वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा की तरह छक्के चौके लगाओ। फॉर्डर मटेरियल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आउटलाइन जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकाल रहे थे पीछे, मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया है, वो आपको फॉर्डर मटेरियल हम दे रहे हैं। प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स भी आपको हम देंगे, तो ऐसे टॉपिक्स और फॉर्डर मटेरियल ये आपको ज़रूर मिलेगा। कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, गुड न्यूज़ है। तो आप एक चेहरे पे स्माइल ले आओ, और ये जो प्राइस है यह पिज़्ज़ा का प्राइस है, और ये पिज़्ज़ा जो है ये जीएसटी के बिना है। पिज़्ज़ा में जीएसटी लगा दोगे तो पिज़्ज़ा का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। गार्लिक ब्रेड और कोक मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर के 3 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ईएसआई एआरडी के 8 टेस्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब कह रहे हैं कि 25 दिन में स्कोर डबल, तो डिस्क्रिप्टिव में भी करा दो यार। तो बिल्कुल स्कोर डबल होगा, आप बस ज्वाइन करो। और ये कोई फिर हेरा फेरी जैसी स्कीम नहीं है, रियल स्कीम है, और जो रिव्यूज़ हैं वो आपको अटैच किए जा चुके हैं डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाबार्ड मेन एग्जामिनेशन जो है वह डिस्क्रिप्टिव है और एमसीक्यूज इसमें है। और ये 4 चीज़ें मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि टाइपिंग, स्ट्रक्चरिंग, डेटा, ग्रामर, वोकैब, यह की है। अगर कुछ भी याद नहीं हो तो ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट रख लो, और ऊपर मैंने ये लिंक अटैच कर दिया है। इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि पहले के सालों में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो आप, हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, और हमारा जो रिव्यू है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आप ये रिव्यूज़ देख सकते हो जाके हमारे फेसबुक पेज पे भी और वेबसाइट पे भी। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपका रिव्यू भी कुछ ऐसा ही होगा, और हमारा जो मकसद है वह आपको जॉब दिलाना है, और जब आप जॉब पाओगे तो आप ज़रूर अच्छा रिव्यू दोगे हमें। और अगर आपको लगता है कि आपको सारे एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे। तो आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारा एक डिस्क्रिप्टिव कोर्स लॉन्च है, तो आप केवल डिस्क्रिप्टिव अपना इम्प्रूव कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए एज वेल एज आईबीपीएस एंड एसबीआई। इसके अलावा हमारा आरबीआई और सेबी का कॉम्बो कोर्स लॉन्च हो चुका है। आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, उसमें 100 से ऊपर लोग एनरोल्ड हैं। और यह जो डिस्क्रिप्टिव है नाबार्ड के लिए, ये इसमें 100 लोग ही होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करो और अपना स्कोर जो है वो बूस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर ठोक दें, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो, बेकार लगा हो, तो डिसलाइक को प्रेस करें,
और नीचे कमेंट में बताएं कि क्यों आपने डिसलाइक किया, और मुझे पता लगेगा तभी मैं अगले वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँगा। और कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बोलता होगा कि आप वीडियो को डिसलाइक करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपको ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। और आगे की वीडियोज़ में मैं आपको प्रेसीज, लेटर, रिपोर्ट, कॉम्प्रीहेंसन ये सब कुछ बताऊँगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन और इनबॉक्स में मिले तो सब्सक्राइब करो और घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और जो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबके लिंक्स हैं, तो आप हमारे साथ जहाँ भी चाहो वहाँ भी जुड़ सकते हो। हर जगह ज्ञान बँट रहा है और ज्ञान का फ़ायदा उठाओ और अपना जो टाइम है उसको आप लेवरेज करो। तो टफ़ टाइम चल रहा है और इस टफ़ टाइम में हमें अच्छे से आगे मूव करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्ट्रांग रहो, स्टे स्ट्रांग, स्टे कॉन्फिडेंट, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।